वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 27 जुलाई को है और इसके लिए हम लोग डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए जा चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट आप पहली बार सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहले से सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन करने के लिए मैं कुछ पार्ट में क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तो देखना ही है और इसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। इससे पहले जो भी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार अपना स्कोर अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है। अगर वहाँ कहीं पे कमी हो रही है तो आप उनकी क्लासेस करके आप उस सब्जेक्ट को फिर से मजबूत कर लेंगे। जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पेड कोर्स में मतलब अभी भी टाइम है, 27 जुलाई के एग्ज़ाम में आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, कोई कमी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अदर कोई मैगजीन नहीं फॉलो करनी, जीएस के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, यूपी एग्रीकल्चर सेंसस वगैरह, किसी के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। और साथ में मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी और सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएं जैसे प्रश्न, और वहीं से आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी अभी से कंप्लीट रखिए और वहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व करें तो कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर सकें। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो इस चैनल पर तो फॉलो करेंगे जो क्लासेस चल रही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी क्लासेस कर सकते हैं। और यूपीपीएससी 2025 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और हाँ, जो क्वेश्चन डेली हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा के बारे में प्रश्न पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट हैं, बताएंगे कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले जीवीए के बारे में बताया जा रहा है। जीवीए में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है 2014 में 50.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में लगभग 55% हो गया है। फिर है नेक्स्ट जो है 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6% की वृद्धि होने की उम्मीद है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है वित्त वर्ष 25 में इस्पात उत्पादन की वृद्धि दर 4.3% और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 9.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। फोर्थ है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार पेटेंट आवेदनों के मामले में भारत 6ठे स्थान पर है, जिसमें सभी दायर आवेदनों में से आधे से अधिक निवासी या रेजिडेंट फाइलिंग 55.2% है। इसका सही उत्तर देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 102nd क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में जनता के लिए 6 प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। अब निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य इन 6 लक्ष्यों में से शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सार्वभौमिक बुनियाद, समान आय, शून्य गरीबी, 100% अच्छे स्तर की गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है। डी है किफ़ायती व्यापक सर्वसुलभ स्वास्थ्य क्षेत्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें सार्वभौमिक बुनियादी समान आय नहीं, बाकी ये सारे इसमें लक्ष्य शामिल किए गए हैं। 103rd क्वेश्चन देखिए। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सारे स्टेटमेंट देख करके बताना कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है वित्त वर्ष 2024 में पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को नामांकित किया गया और बीमा के तहत कवर किया गया क्षेत्र 600 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। सेकंड है 2024 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 लाख मीट्रिक टन अधिक है। थर्ड है वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% हिस्सेदारी के साथ भारत 7वें स्थान पर है। अब इसमें बताएंगे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 104th क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। देखिए पहले सारे स्टेटमेंट क्या दिए गए हैं। किसी उत्पाद पर जो अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित होता है उसे ही क्या कहते हैं, करंट प्राइस या चालू मूल्य बोलते हैं।
सेकंड है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक ये जो बुक है वो 1936 में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा लिखी गई थी। थर्ड है किसी उत्पाद की साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को जोड़ने को बाजार लागत बोलते हैं, मार्केट कॉस्ट प्राप्त होती है। फोर्थ स्टेटमेंट है किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को उत्पादन के कारकों के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है उसे ही साधन लागत कहा जाता है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें सारे ही कथन सही दिए गए हैं। 105th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है, गलत विकल्प चूज करना है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रचार, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान है। बी है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें क्या है, एमएसएमई को ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना और मजबूत करना है। सी है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के विशेष अधिनियम से हुई 1988 के तहत, और ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है ये 2 अप्रैल 1992 से क्रियाशील हो गया था। कोई एक स्टेटमेंट इससे रिलेटेड इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि ये कब क्रियाशील हुआ? 2 अप्रैल 1990 से ये क्रियाशील हो गया था। ठीक है, ये क्या है? तो ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये भी याद कर लीजिएगा, यूपी लखनऊ में है। क्रियाशील कब से वो मैंने आपको बता दिया। 106 क्वेश्चन है, श्रीरंग राजन समिति ने ग्रामीण गरीबों के लिए प्रति व्यक्ति व्यय 27 रुपये से 32 रुपये होने का अनुमान लगाया था। सेकंड है, समिति ने शहरी गरीबों के लिए प्रति व्यक्ति व्यय 33 रुपये और 47 रुपये होने का अनुमान लगाया था। और इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय क्या 972 रुपये माने थे, और इसी समिति ने शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय 1407 रुपये माना था। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे ही कथन सही दिए गए हैं। 107 क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। सेकंड, अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्णा ने 7वीं पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया है। थर्ड है, 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे कथन सही दिए गए हैं। 108 क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये कब लॉन्च हुआ? तो 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और सेकंड है, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं, नेशनल इनकम के रूप में जानते हैं। थर्ड, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, पहला कथन गलत है, क्योंकि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है ये 2007 में शुरू किया गया था 11th 5 ईयर प्लान में, ना कि 10th, 2007 से 2012 के बीच। ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। 109th क्वेश्चन है, सेंसस से रिलेटेड है और गलत विकल्प चुनना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जो जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का 16.51% है। नेक्स्ट है, इसके अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी, और इस सेंसस के अकॉर्डिंग चंडीगढ़ में महिला साक्षरता सबसे अधिक है, और इसी सेंसस के अकॉर्डिंग बताया गया है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गलत दिया गया है, क्योंकि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग महिला साक्षरता सबसे अधिक है लक्षद्वीप में, ना कि चंडीगढ़ में। 110th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पोषण रिपोर्ट जारी करता है। थर्ड, प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, और फोर्थ है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है, WHO ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट देता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ग्लोबल इन्वायरमेंट लुक देता है। ठीक है, लेकिन फोर्थ इनकरेक्ट है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है फोर्थ, एक सेकेंड, थर्ड इनकरेक्ट होगा, क्योंकि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक या फिर
ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन देता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम देता है, UNEP, और यही एमिशन गैप रिपोर्ट भी जारी करता है। तो ये दोनों रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती हैं? UNEP के द्वारा। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। 111th क्वेश्चन है जो न्यू एग्रीकल्चर डेटा, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा, उससे बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला है कि इंडिया में जो टोबैको प्रोडक्शन है इसमें गुजरात लीडिंग स्टेट है, और भारत में कदन या फिर इन्हें बोलते हैं मिलेट्स, इनके प्रोडक्शन में कर्नाटक फर्स्ट है। कर्नाटक भारत में रागी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और वेस्ट बंगाल जूट और मेस्टा में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। देखेंगे कौन सा करेक्ट है। तो देखिए तंबाकू में कौन है? गुजरात हो गया, याद रखिएगा। तंबाकू में गुजरात, मिलेट्स में कर्नाटक, रागी में कर्नाटक हो जाएगा, और जूट और मेस्टा में वेस्ट बंगाल है। सारे करेक्ट, ऑप्शन डी सही होगा। 112th क्वेश्चन है, ठीक है, बताना इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो ये रिपोर्ट मई 2022 में आई। इसके अनुसार पूछा गया भारत की जन्म दर 19.5 है, और भारत की मृत्यु दर 6.0 है। इसके अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर, जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है IMR, वो 22 है, और भारत की जो प्राकृतिक समृद्धि दर है, इंडियाज नेचुरल ग्रोथ रेट इज 13.5। कौन सा एक इनकरेक्ट है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी जो रिपोर्ट आई है, जो IMR है, शिशु मृत्यु दर है, वो 13.5 है, ना कि 22 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 113th क्वेश्चन है, 20वीं लाइव स्टॉक जनगणना 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भेड़ों की जनसंख्या की दृष्टि से यूपी 10वें स्थान पर है। सेकेंड है, बकरियों की जनसंख्या की दृष्टि से यूपी तीसरे स्थान पर है। थर्ड है, सूअरों की जनसंख्या की दृष्टि से यूपी छठे स्थान पर है। फोर्थ है, ऊँटों की जनसंख्या की दृष्टि से यूपी चौथे स्थान पर है। तो देखिए भेड़ों में 10वें स्थान पर है, बकरी में तीसरे है, सूअर में छठे स्थान पर है, पिग्स में है ना, और ऊँट में, कैमल्स में क्या है, इसका फोर्थ प्लेस है। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी सही होगा। 114th क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो नई आ चुकी है 2023, इसके संबंध में गलत विकल्प चुनना है। पहला, भारत में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं। गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर अन्य सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में मैंग्रोव आवरण में वृद्धि हुई है। थर्ड है, देश का कुल मैंग्रोव कवर कितना? 4991.68 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर में मापते हैं ना क्षेत्रफल। देश का कुल मैंग्रोव कवर कितना है? देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.15% है। बताइए कौन सा इनकरेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो टोटल मैंग्रोव कवर है वो भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। राइट आंसर यही होगा। 115th क्वेश्चन देखिए, यूपी जनगणना 2011 के संबंध में गलत विकल्प चुने। पहला है, सबसे अधिक जो शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वो बलरामपुर है, और सबसे अधिक लिटरेसी रेट किसकी है? ग्रेटर नोएडा की है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन गाजियाबाद में है, और हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ SC कहाँ है? सीतापुर में है। कोई एक कथन गलत है, वो क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन बी। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। 80.1% यहाँ पर लिटरेसी रेट है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुलिस प्रशिक्षण में सांकेतिक भाषा शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बचा है? किसने साइन लैंग्वेज इंक्लूड की पुलिस ट्रेनिंग में? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी या फिर MP? सही उत्तर हो जाएगा ऐसा पहला राज्य MP है। 107वां प्रश्न है नाटो के बारे में, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के संबंध में गलत विकल्प चुनना है। पहला, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर का है अप्रैल 4, 1949। महासचिव इसके मिर्सिया जियोना है। 31st इस सदस्य जो है वो फिनलैंड बना है 4 अप्रैल 2023 को, और नॉर्थ मैसिडोनिया 30वां सदस्य बना 27 मार्च 2020 को। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए जो नाटो है इसकी स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, नॉर्वे के। तो ये गलत हो जाएगा, मिर्सिया जियोना। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, उप सचिव हैं मिर्सिया जियोना। 31 सदस्य हैं। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड 31वां बना, और 27 मार्च 2020 को मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। 118th क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पहला है, ILO के जो वर्तमान महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो गिलबर्ट F. होंगबो हैं। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क कौन है? मोहम्मद गोलम सरवार हैं।
करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गैब्रियसिस, और फोर्थ है करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO नगोजी ओकांजो इवेला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ये जो ILO है ये 1919 में बना, इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर आ जाता है सार्क, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, 8 दिसंबर 1985 को बना, ढाका बांग्लादेश में, और इसके जो हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, WHO 7 अप्रैल 1998 में, इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को बना, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान ये रखना है आपको कि ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने को आ सकते हैं, इसलिए आपको मैंने डेट बताई। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है मिजो इंचाई को मणिपुर की परंपरागत कुश्ती के रूप में जाना जाता है। बी है मुकना को सिक्किम में परंपरागत कुश्ती के रूप में जानते हैं, और मिजोरम में इनबुआन को, त्रिपुरा की परंपरागत कुश्ती को थांगमुंग के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुकना। तो मुकना कहाँ की परंपरागत कुश्ती है? ये है मणिपुर की, ना कि सिक्किम की है। मिजो इंचाई कहाँ है? मणिपुर की है। मुकना भी मणिपुर की है। इनबुआन मिजोरम की है। इनबुआन मिजोरम हो गया, थांगमुंग त्रिपुरा की हो गई, और यहाँ पर सोलेमानी के नाम से भी ये जो हस्त कुश्ती है इसका एक रूप होता है, वो भी यहाँ पर फेमस है। 120वां प्रश्न देखिए, कुछ स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बिस्सू मेला थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सेकंड है माघ माह में जौनसार जनजाति के प्रत्येक गांव में माघ मेला मनाया जाता है। थर्ड है सरहुल भारत के झारखंड राज्य में एक वसंत त्योहार है। फोर्थ है जनजातीय और लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना वर्ष 1996 में लखनऊ में की गई थी। देखिए, बिस्सू मेला जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा सारे कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।